सभी को प्रणाम। आज सब हम अपने बाबा योगेंद्र जी को अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करने हेतु उपस्थित हुए हैं। 98 वर्ष का प्रभु प्रदत्त सुदीर्घ जीवन और युवावस्था में ही जिन्होंने अपने को राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर दिया, पथिक चला तो पीछे मुड़कर तनिक नहीं देखा एक बार। ऐसा उनका जीवन अनथक अविरत साधना का जीवन। उनके इस लंबे जीवन के विभिन्न कालखंडों में हम उनके सानिध्य में आए, उनका हमने स्नेह प्राप्त किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आज से 4 वर्ष पूर्व बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर इंदौर में जब जन्म दिवस की सारी तैयारियां चल रही थी तो उनके जीवन पर एक वृत्त तैयार करने का निर्णय हुआ और पुणे में अपनी ही संस्कार भारती की कार्यकर्ती डॉक्टर नैना कासखेड़ीकर जी के निर्देशन में एक जीवन वृत्त तैयार हुआ बाबा पर। तो आइए सबसे पहले हम उसका अवलोकन करेंगे। तो विशेष कारणों से सबसे पूर्व, अभी इससे भी पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय राजनाथ सिंह जी से, मोहन भागवत जी से, वासुदेव कामा जी से कृपया आकर एक बार सभी पुष्पार्चन करेंगे। कृष्णमूर्ति जी। विशेष कारणों से माननीय राजनाथ सिंह जी को भी कार्यक्रम में से निकलना पड़ रहा है। हम अपना कार्यक्रम आगे प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं पुनः जीवन वृत्त की ओर। संस्कार भारती के प्राण पुरुष श्रद्धेय श्री योगेंद्र जी अपनी योग्यता, कुशलता और कर्मठता से देश भर के असंख्य कला साधकों व कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत है योगेंद्र जी। राष्ट्राय स्वाहा इदन्न मम का भाव उनके प्रत्येक कदम से दृष्टिगोचर होता है। साधारण वेश और ऊंचा संदेश देने वाले माननीय योगेंद्र जी ने अपनी युवा दशा में ही संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। 7 जनवरी 1924 को बस्ती उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील विजय बहादुर श्रीवास्तव के घर जन्मे योगेंद्र जी के सर से 2 वर्ष की अवस्था में ही मां का साया उठ गया। पिता कांग्रेस और आर्य समाज से जुड़े थे। जब मोहल्ले में संघ की शाखा लगने लगी तो उन्होंने बाल योगेंद्र को भी वहां जाने को कहा। उनकी विद्यालयीन शिक्षा बस्ती के इंटर कॉलेज में हुई। पढ़ाई के दौरान उनको सबसे ज्यादा लगन थी चित्रकला से। छात्र जीवन में उनका संपर्क गोरखपुर में संघ प्रचारक माननीय नानाजी देशमुख से हुआ। यद्यपि योगेंद्र जी सायं शाखा में जाते थे, पर नानाजी प्रतिदिन प्रातः उन्हें जगाने आते थे जिससे वे पढ़ाई कर सके। एक बार तेज बुखार की स्थिति में नानाजी उन्हें कंधे पर लादकर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पडरौना गांव गए और उनका इलाज करवाया। इस घटना का गहरा असर योगेंद्र जी पर इतना पड़ा कि उन्होंने शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात स्वयं को संघ कार्य के लिए ही समर्पित करने का निश्चय किया। माननीय योगेंद्र जी ने 1942 में लखनऊ में प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। 1945 में वे संघ प्रचारक बने। गोरखपुर, प्रयाग, बरेली, बदायूं, सीतापुर
आदि स्थानों पर संघ प्रचारक के रूप में संघ प्रसार कार्य में जुटे रहे। तथापि उनके मन में सुप्त अस्वस्थ कलाकार सदा मचलता रहा। किंतु कला का अध्याय उनके जीवन में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रेरणा से जुड़ा। 1947 साल चल रहा था। देश आजाद हुआ था, बल्कि विभाजन का दुख झेल रहा था। अखंड भारत का विभाजन एक बड़ी त्रासदी थी। योगेंद्र जी के संवेदनशील मन पर इसका बहुत असर हुआ। उनकी मनस्थिति का ज्ञान होने पर श्रद्धेय नानाजी ने योगेंद्र जी से कुछ कलाकारों से संपर्क करने को कहा और देश के विभाजन के चित्र बनवाकर उनकी प्रदर्शनियां लगाने को कहा। श्री नानाजी के मार्गदर्शन पर बनाई गई ये प्रदर्शनी अत्यंत सफल रही। जो भी प्रदर्शनी देखता वो भाव विभल हो उठता। 1947 में देश विभाजन के साथ भारत मां की अखंड छवि खंडित होने से आमजन अत्यंत दुखी था। अखंड भारत के लिए भारतवासियों के मन में पीड़ा जगाने हेतु देश का विभाजन तथा स्वतंत्रता संग्रामक इस विषय के प्रदर्शनी को लेकर योगेंद्र जी पूरे उत्तर भारत में घूमे। जो भी इस प्रदर्शनी को देखता वो अपनी आंखें पोंछने पर मजबूर होता था। योगेंद्र संस्कार भारती के काम में 81 से लगाया गया, लेकिन उसके पहले संघ से जो दिशा हमें मिली उसके कारण और प्रभु के कारण जो कुछ चित्रकला की कला थी अपने पास में, समय समय पर देश की जागृति के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन हम करते चले आ रहे थे। एक संगठन है जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद, उसके लिए विश्व का जब 35 देशों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उसके लिए भी वहां साज सज्जा करना, 35 नगरों का आयोजन करना, उनके लिए कला के लिए जो जो कार्यक्रम थे उस सब आयोजन करने का दायित्व मिला। इसके पश्चात 1857 की क्रांति, संकट में गौ माता, धर्म गंगा, जनता की पुकार, विदेशी षड्यंत्र, देश दर्शन, जलता हुआ कश्मीर, मां की पुकार, वसुधैव कुटुंबकम, छत्रपति शिवाजी, ऐसे समाज जागरण के विषय पर चल पड़ी प्रदर्शनियों की अखंड मालिका। डॉक्टर हरिभाऊ वाकणकर जी के चिंतन और सहयोग से योगेंद्र जी के वसुधैव कुटुंबकम इस प्रदर्शनी का प्रदर्शन अमेरिका सहित अनेक देशों में हुआ। इससे हिंदू संस्कृति की विश्व में पहचान बढ़ी और योगेंद्र जी प्रदर्शनी अधिकारी के रूप में विख्यात हो गए। ऐसे में माननीय माधवराव देवले, माननीय भावराव देवरस, माननीय मोरोपंत पिंगले, माननीय रज्जू भैया, माननीय नानाजी देशमुख जैसे मनीषियों ने विचार किया कि यदा कदा कला प्रदर्शन से देश और समाज में सांस्कृतिक चेतना नहीं जगाई जा सकती है। इसके लिए एक विशिष्ट संस्था की स्थापना करनी होगी। पूर्व के कला प्रदर्शनियों ने संस्कार भारती के बीज के लिए भूमि तैयार कर दी थी। उक्त कर्मयोगियों के सानिध्य और आशीर्वाद से संस्कार भारती का बीज भारत की पावन धरा पर बो दिया गया। राष्ट्रभक्त, कला प्रेमी, संस्कारवान विचारकों तथा मनीषियों के वर्षानुवर्ष के चिंतन मनन और प्रयासों से कला व संस्कृति की इस सुजलाम सुफलाम भूमि पर पौष शुक्ल पौर्णिमा विक्रम संवत 2036 1 जनवरी 1981 को पंजीकरण हुआ। संघ की ओर से माननीय योगेंद्र जी को कलाकारों का संगठन खड़ा करने के लिए कहा गया। पंजीकरण के बाद लखनऊ में औपचारिक उद्घाटन हुआ। माननीय डॉक्टर हरिभाऊ वाकणकर के सहयोग से संस्कार भारती का काम प्रारंभ हुआ। आरंभ में प्रदर्शनियां लगाते रहते थे, फिर इस कार्य के लिए कलाकारों को जोड़ने का विचार हुआ और जगह जगह संस्कार भारती का संगठन खड़ा रहता गया।
ललित कलाओं के क्षेत्र में संस्कारों को परवान चढ़ाने वाली अखिल भारतीय संस्था ही संस्कार भारती है। योगेंद्र जी कहते हैं, हमारी संस्कृति संस्कारों से बनती है और संस्कारों में ललित कलाओं का बड़ा भारी योगदान है। ललित कलाओं को प्रोत्साहित करके व्यक्तियों में संस्कारों को जागृत करने और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने से देश मजबूत होता है। कलाकार को आवश्यक है कि उसकी साधना में योगदान दिया जाए। मैं उस कला साधना के यज्ञ में समिधा बनने का छोटा सा प्रयास करता हूं। तब से माननीय योगेंद्र जी के अथक प्रयासों से संस्कार भारती कलाकारों की अग्रणी संस्था बन गई है। इसका काम निरंतर बढ़ रहा है। संस्थापक माननीय योगेंद्र जी ने हजारों कला साधकों को एक माला में पिरोने का एक कठिन काम कर दिखाया है। शुरू से ही उन्होंने नए लोगों को मंच देना शुरू किया। उनके संगठन कौशल्य से आज कलाकारों की सेना सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए तन मन धन से जुटी है। संस्कार भारती ने 36 वर्ष के कालखंड में निरंतर साधना करते हुए सांस्कृतिक चेतना जगाने की सफल यात्रा की है। कर्मयोगी कला साधक माननीय योगेंद्र जी संपूर्ण देश में वे एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं तो कार्यकर्ता उनके प्रति नतमस्तक रहता है। अपनी आयु के 75वें वर्ष में प्रवेश करते ही कार्यकर्ता गण ने उनका अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी की। समूचे देश में अमृत महोत्सव की योजना श्रद्धा और समर्पण के साथ संपन्न हुई। 78 स्थानों पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ तथा इस उपलक्ष्य में निमंत्रित महानुभावों का माननीय योगेंद्र जी के करकमलों द्वारा सम्मान किया गया। इसकी संख्या थी 2500। हर स्थान पर बड़ी बड़ी हस्तियां उपस्थित थी। इसका समापन दिल्ली में संपन्न हुआ। समारोह में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अनेक वरिष्ठ कला साधक उपस्थित थे। लगभग पूरे देश से एकत्रित हुई 1 करोड़ की राशि योगेंद्र जी को समर्पित की गई। तुरंत उन्होंने यह राशि संस्कार भारती के विकास के लिए दे दी। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न हुआ। उनके जीवन पर जिनका प्रभाव छाया रहा वे श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने श्री योगेंद्र जी को सम्मानित किया। अपने गुरु के हाथों सम्मान पाना, इससे और बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा संस्कार भारती में हम लोग डालना चाहते हैं कि जो मंच पर सबसे युवा हो, मंच पर, दर्शकों में नहीं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए पुष्पगुच्छ से। तो मैं मंच पर जो सबसे युवा है, सिर्फ 94 वर्ष उनकी आयु है। उन्हें देखते देखते अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वृद्ध हो रहा हूं। तो ऐसे हमारे बाबा योगेंद्र का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं सोनल जी से प्रार्थना करूंगा। साधारणतः मधुर वाणी और सादगी रखने वाले श्री योगेंद्र जी संस्कार भारती के कार्य वृद्धि के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रवास करते हैं। आज भी 93 साल की आयु होने के बावजूद पूर्व निश्चित योजनानुसार उनका प्रवास निरंतर चलता रहता है। सर्दी हो, बारिश हो या कड़ी धूप, प्रवास में कोई बाधा की परवाह किए बिना वो चलते हैं। बुजुर्गों का आदर और उनके प्रति ममत्व रखने वाले योगेंद्र जी अपने प्रवास के दरमियान उन्हें मिलते हैं, समकालीन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, परिवार को भेंट वार्ता करते हैं। सबके नाम और काम का दायित्व उन्हें याद रहता है। उनका जनसंपर्क विशाल है। संगठन में शक्ति है। इस तथ्य को महसूस करते हुए कला शक्ति जागृत करने के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें कार्य प्रवण करने के लिए हर प्रांत, हर जिला और हर इकाई, चाहे बड़ी हो या छोटी, माननीय योगेंद्र जी वहां प्रवास करते हैं, कार्यकर्ता का कुशल पूछते हैं। कोई नाम कभी सुना है संस्कार भारती? हाँ, सुना है। सुना है? अरे बाप रे बाप, अच्छी बात है। चलो। श्रद्धेय योगेंद्र जी
भाऊराव देवरस सेवा सम्मान 2005-6 लखनऊ, देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 इंदौर, चंद्रशेखर आजाद सम्मान 2010 मध्य प्रदेश, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार 2012 कोलकाता और द आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली द्वारा 2016 भारत कला रत्न सम्मान से गौरवित हुए हैं। संस्कार भारती उनका श्वास है, उसके कार्यकर्ता और परिवारजन यह उनका परिवार है। मृदु स्वभाव, रुजुता, अनुपम संगठन कौशल्य, प्रखर स्मरण शक्ति, विनम्रता, निस्वार्थी निर्मोही मन, यह गुणों से संपन्न है कला तपस्वी योगेंद्र जी का व्यक्तित्व। प्रलोभन होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर समल समल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। 4 वर्ष पहले का यह वृत्त चित्र था। तो बाबा जी को तो पद्मश्री भी बाद में प्राप्त हुआ, तो हमें लगता होगा कि इतने सारे पुरस्कारों के नाम में पद्मश्री कैसे छूट गया। तो वो 4 वर्ष पहले बनी थी। और जैसे बताया कि बाबा का सतत प्रवास चलता है, तो हमें तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि बाबा हमारे बीच में ही है, उसी प्रकार से प्रवास कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय योगेंद्र जी के परिवार से भी, उनके बड़े भाई साहब के सुपुत्र श्री देवेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए, और उनके साथ में धर्मपत्नी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव जी, वो भी उपस्थित हैं। तो एक बार कृपया खड़े होकर सबके सामने परिचय हो जाएगा इस नाते से। बाबा के जाने का शोक तो सबको है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ओर से एक शोक संदेश भेजा है, तो उसका वाचन मैं अभी कर रहा हूं। संस्कार भारती के संस्थापक एवं संरक्षक बाबा योगेंद्र जी के निधन का समाचार पाकर अत्यंत दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं सभी शुभ चिंतकों के साथ हैं। पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी ने संस्कार भारती के रूप में कला साधकों को एक सशक्त मंच प्रदान किया। युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कारों को पल्लवित करने और उनमें राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने कला को माध्यम बनाया। शुरुआती जीवन के अभाव और संघर्षों के बीच छोटी आयु में ही उनमें जीवन मूल्यों की बेहतर समझ विकसित हो गई थी। प्रारंभिक जीवन में संघ की विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा योगेंद्र जी के विचारों में जितनी गहराई थी, व्यक्तिगत जीवन में उनका रहन सहन उतना ही सहज और सरल था। उनका विनम्र और स्नेही स्वभाव सभी लोगों को प्रभावित करता था। उनका निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बाबा योगेंद्र जी आज सशरीर इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके कर्तृत्व, विचार और संस्कार समाज को सदैव दिशा देते रहेंगे। कला साधना की उनकी समृद्ध विरासत कला प्रेमियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोक संतप्त प्रशंसकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करें। हस्ताक्षर सहित नरेंद्र मोदी जी। वृत्त चित्र में हमने देखा है कि बाबा का युवावस्था में ही सानिध्य मिला नानाजी देशमुख से, और नानाजी देशमुख की प्रेरणा से उन्होंने अपने जीवन का संकल्प निश्चित किया।
प्रचारक के रूप में अपना सारा जीवन राष्ट्र कार्य को समर्पित करने का निर्णय लिया। नानाजी देशमुख, जिन्होंने ग्राम विकास के अद्भुत प्रयोग हम सबके सामने रखे, दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। ऐसे दीनदयाल शोध संस्थान से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अतुल जैन जी को, जो महासचिव हैं दीनदयाल शोध संस्थान के और जिनको बाबा का अत्यंत निकट सानिध्य प्राप्त हुआ है। कृपया आए, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। नमस्कार। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। सर्वप्रथम योगेंद्र बाबा जी के उनकी पुण्य स्मृति को मेरा हार्दिक नमन दीनदयाल शोध संस्थान परिवार की ओर से हमारे हार्दिक श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूं। मैंने आपके सामने 2 अभिवादन किए, नमस्कार और सादर प्रणाम। जो ये नमस्कार शब्द है, ये सचमुच में अगर आप देखें तो नाना जी के, बाबा जी के बोलते हुए सिग्नेचर थे। आपको सबका उनसे परिचय रहा, सबसे भेंट होती रही। शुरू से ही एकदम से बाबा बहुत सुंदर, बहुत गहराइयों के साथ, बहुत मिठास, बहुत स्नेह के साथ एक इस शब्द का जब प्रयोग करते थे तो दिल की गहराइयों को वो छू जाता था। सभी आयु वर्गों के प्रति उनका यह अभिवादन रहता था। बाबा और भी जीना चाहते थे। मुझे याद है 1995 में, जब बाबा जी का 95वां वर्ष था, संयोग से उस दिन वे दीनदयाल शोध संस्थान दिल्ली में थे। हमने उनका बहुत छोटा सा जन्मदिन ऐसे ही मनाया और बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। उन्होंने बड़े चाव के साथ कलाकंद भी खाया। उस दिन डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा भी वहां उपस्थित थे। महेश जी ने बस ऐसे ही अनायास ही कहा, बाबा अभी तो 5 वर्ष और हैं। तो बाबा थोड़े से बोले, बस 5 वर्ष ही? अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे काम पूरे करने हैं। हम सब दीनदयाल शोध संस्थान की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके अधूरे कामों को पूरा करने का हमने एक संकल्प लिया है। हमें दीनदयाल शोध संस्थान में उनका बहुत स्नेह मिलता रहता था। संस्कार भारती में जो काम करने के लिए उन्हें जो दायित्व सौंपा गया था, हमने अभी वृत्त चित्र में भी देखा, वे हमेशा उसका श्रेय श्रद्धेय नानाजी देशमुख को दिया करते थे। बड़े आनंद के साथ वो एक वृतांत सुनाया करते थे। वो बताते थे कि एक बार संघ का एक शिविर था। नानाजी ने उनसे कहा कि जाओ योगेंद्र बाबा, एक हाथी का बंदोबस्त करो, उसको प्रत्यक्ष रूप से इस शिविर में लेकर आना है। तो बाबा थोड़े से हिचकिचाए और बोले कि हाथी की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन शिविर में उसे संभालेगा कौन? तो फिर एक ताली बजाते हुए, जैसा हमने अभी देखा, और बड़े आनंद के भाव के साथ उनके मुंह से, उनके सांस के साथ ही एक सीटी भी बज जाया करती थी। कभी कभी वो चुटकी भी बजा के बोलते थे और वो बोले कि जाओ, नाना जी ने कहा कि जाओ और महावत को पटा लो। तो कहते हैं कि मैंने वही किया, महावत को कुछ भेंट दी और उसका असर ये हुआ कि हाथी आया, हाथी शिविर में उसका पूरा भ्रमण हुआ, सब कुछ अच्छे से हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। उनका कहना था, बड़ी चंचल सी मुस्कान के साथ कहते थे कि नाना जी की ट्रिक काम कर गई। और उनका कहना था कि फिर तो सभी संघ के सभी कार्यों में, सभी कार्यक्रमों में साज सज्जा का एक दायित्व मुझे सौंपा जाने लगा। बहुत कृतज्ञ भाव के साथ वे अपने व्यक्तित्व को निखारने का काम, उसका श्रेय नाना जी को ही दिया करते थे। और कला संस्कृति के प्रति जो नाना जी का प्रेम था,
उनकी जो एस्थेटिक सेंस थी, बाबा ने उसको बहुत श्रद्धा भाव के साथ, बहुत मनोभाव के साथ ग्रहण किया। वे उससे उड़ीण होने का भी हमेशा प्रयास करते रहते थे। उनका कहना था कि मुझे चित्रकूट में देश के बड़े कलाकारों, सभी कलाकारों की एक ऐसी वर्कशॉप लगानी है जहां पर हम तुलसी के राम और नाना के राम, इन दोनों का एक सुंदर भव्य चित्रण कर सकें। हमें बड़ी खुशी हुई जब बाबा जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा। दीनदयाल शोध संस्थान में हमने इसके लिए प्रयास किया, हमने इसकी योजना बनाई। बीच में उसी समय कोरोना का प्रकोप हुआ तो कुछ समय के लिए वो रुका। जब दोबारा प्रारंभ करने की बात हुई तो उसी समय आदरणीय अमीर चंद जी हम सबको छोड़ के चले गए। अभी 2 हफ्ते पूर्व ही श्री अभिजीत जी से भी इस बारे में जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि बाबा तो बहुत अस्वस्थ हैं। हम फिर ठिठक गए, कुछ सहम गए और 10 तारीख को बाबा हम सबको छोड़ के चले गए। हम श्रद्धांजलि स्वरूप पुनः ये संकल्प लेते हैं कि जो बाबा ने इच्छा जाहिर की थी हम सबके सामने, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में एक ऐसी वर्कशॉप, ऐसी कार्यशाला लगे जहां सभी देश के सभी कलाकारों को बुलाकर तुलसी के राम और नाना के राम वहां के कलाकार अपनी ब्रश से उकेर सकें। यह हम सबका प्रयास रहेगा। दीनदयाल शोध संस्थान की ओर से यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। सबको प्रणाम, नमस्कार। बाबा योगेंद्र जी की तो विशेषता थी कि हर किसी कलाकार से, हर किसी कार्यकर्ता से जिस प्रकार से उनका मिलने का स्वभाव रहता था, तो हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि मैं बाबा के सर्वाधिक निकट हूं। सबको ऐसा लगता है। कोई नवोदित कलाकार है कि स्थापित कलाकार है, बाबा को सबके लिए एक समान स्नेह बरसाने का ये स्वभाव जो बाबा का था। कुछ वर्ष पहले लोधी रोड कार्यालय पर अपना जब काम चलता था तो एक संगीतकार पिता पुत्री बाबा को मिलने के लिए शिष्टाचार भेंट के लिए आए। तो जो ही वो दोनों आए तो आयु में भले ही कितने छोटे होंगे, लेकिन बाबा ने तुरंत खड़े होकर और तुरंत अपने झोले में से 2 अंगवस्त्र निकालकर दोनों को सम्मानित किया और फिर अपनी मजे से जिस प्रकार के स्वभाववश गपशप लगती है, ऐसा बाबा का स्वभाव हम सबको ध्यान में आता है। तो मैं अभी आमंत्रित करूंगा श्रद्धांजलि देने के लिए भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की कला गुरु पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर सोनल महन सिंह जी, कृपया आए। सादर प्रणाम समर्पित करती हूँ बाबा के चरणों में और आप सबको सादर नमस्कार। मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते सोच रही थी एक कार्यक्रम से आ रही हूँ, फिर वहीं जाना है। तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ा समय लगेगा ये थोड़ा पोंछ पाछ करने में, वस्त्र भी बदलने थे। उसके बाद मुझे लगा कि कलाकार की हैसियत से जिस तरीके से बाबा ने मुझे देखा, समझा, पहचाना, तो वही मुंह मैं बाबा को दिखाऊं फिर से, क्योंकि मुझे श्रद्धांजलि तो कलांजलि के द्वारा देनी है, भावांजलि देनी है। बाबा को जिन जिन लोगों ने जाना, पहचाना, समझा,
उन लोगों पर बाबा के आशीर्वाद तो बरसते ही रहे, लेकिन जिन लोगों का ये सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन उनके बारे में सुना, उनका भी ये सौभाग्य है कि ऐसे एक कला ऋषि के बारे में आपको जानने का अवसर मिला कि इस पुण्य भारत भूमि में आज भी ऐसे हमारे आर्षदृष्टा ऋषि हमारे बीच थे और मुझे लगता है रहेंगे। दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप भले बुझ जाए तेल या घृत घी खत्म होने पर, लेकिन उसकी आभा, जिसको हम आभा कहते हैं, वो आभा निरंतर रहती है। जिसने उस दीप की आभा ने वातावरण को प्रफुल्लित किया, शुद्ध किया, प्रकाशित किया, तो वैसे बाबा स्वयं में एक प्रदीप रहे। उनका जीवन दीप्तिमय रहा और उस दीप्ति के आलोक में मुझे भी अवसर मिले थे कई बार कि उस आलोक में थोड़ा सा प्रकाश हम पर भी पड़ता था। उनकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बाबा, प्रणाम करती हूँ। बाबा 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 रे बाबा, कैसी हो? तो बाबा का जवाब बाबा ही देते थे। इतने हंसमुख थे, प्रसन्न चित्त थे। मैंने भरतनाट्य शास्त्र में तो पढ़ा है कि जो नृत्य करते हैं, मंच पे आते हैं, तो प्रसन्न मुखी नृत्यांगना के लिए एक विशेष गुण है कि चाहे पेट में दर्द हो, पैर दुख रहा हो, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको प्रसन्न मुखी ही रहना है। तो मुझे लगता है कि बाबा तो कलाकारों के भी कलाकार थे। उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किए, वायु वेग से भ्रमण करते रहे और आयु होने पर भी, जैसे चंद्र प्रकाश जी उसमें कह रहे थे वीडियो में, कि उनको देखकर स्वयं को कभी कभी लगता था कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, बाबा की उम्र घटती जा रही है। मुझे एक बात और बहुत उनको देख के हमेशा लगती थी कि हम वृद्ध शब्द जो उसका प्रयोग करते हैं, वृद्धत्व आ गया, वार्धक्य, लेकिन दोनों का अर्थ वही है, वृद्धि होना। वृद्धि जीवन में होती रहती है, संस्कारों की, समझ की, विचारों की, गुणों की। तो वो वृद्धत्व अवकार्य है। बाबा उसी स्फूर्ति से, उसी गति से चलते रहे, दौड़ते रहे, काम करते रहे, सोचते रहे, लोगों की उमंग उत्साह बढ़ाते रहे। और हमारे संघ परिवार की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, उनमें उन्होंने संस्कार भारती की नींव डाली, क्योंकि संस्कार शब्द ही ऐसा है जो भारतीय संस्कृति का प्राण है, उसका जीवन है। तो बाबा को ये श्रेय भी तो जाता है कि सेवा भारती, ज्ञान भारती, तरह तरह के हमारे जो संस्था हैं, उनमें संस्कार भारती का विशेष करके उन्होंने जो आयोजन किया, नींव डाली, उसको बढ़ाया, एक पौधे से वृक्ष बनाया, और उस वृक्ष पे, उस लचीले वृक्ष पे जब पुष्पों की, फलों की भरमार आने लगी, तो वो देखकर बाबा गए। यहीं घूम रहे हैं, जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनको पकड़ के रखने वाले हम सब हैं, हम सब की उन पर श्रद्धा है, हम सब का
स्नेह तो है, लेकिन हम सब की ये मांग है कि बाबा आप जहाँ हो, हमारे लिए यहीं हैं आप, और यहीं आप रहेंगे, क्योंकि आपके बिना अधूरा लगता है। तो बाबा, बाबा रे बाबा, मैं यहीं हूं, जवाब देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद हम सब पे बरसते रहेंगे। संस्कार भारती और सुसंस्कृत होकर समाज में संस्कार का प्रचार करती रहेगी। और जो अभी आपने सुना कि बाबा के जो अधूरे काम हैं, उनकी अधूरी मंशा जो थी, वो सारी मंशाएं पूरे करने की शक्ति भी बाबा ही हमें दें। प्रणाम करती हूँ बाबा के चरणों में फिर से। संस्कृत का एक सुभाषित है, चतुर्धा पुरुषः लोके संघ कार्योपकारकः मर्मज्ञः युक्त कर्मज्ञः सद्गुणज्ञः सुयोजकः। समाज में संगठन कार्य के उपकारक 4 प्रकार के लोग होते हैं। मर्मज्ञ अर्थात विषयों के तज्ञ, योग्य कर्म को जानने वाले, सद्गुणों को जानने वाले और अच्छे योजक। ये सभी उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इन चारों प्रकार की योग्यताओं का बाबा के जीवन में समावेश दिखता है। बाबा का कार्य क्षेत्र अति विस्तृत था। पूर्व हो कि पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, उनका प्रवास सर्वत्र था। कार्य और कार्यकर्ता विकास उनके प्रवास का मुख्य केंद्र बिंदु था। संस्कार भारती संगठन में जिन्होंने बाबा योगेंद्र के साथ लंबे समय तक कार्य किया, जिनको बाबा की निकटता का स्नेह प्रसाद प्राप्त हुआ, ऐसे संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री परा कृष्ण मूर्ति जी, जो वर्तमान में दक्षिण भारत में संघ की योजना से कार्य कर रहे हैं, वे आए अपने भाव उद्गार प्रकट करें। नमः सभासदाय। आज श्रद्धेय योगेंद्र जी का श्रद्धांजलि सभा में हम भाग ले रहे हैं। एक उनके जीवन के बारे में जब सोचते हैं, परम पूज्य गुरु जी के बारे में एक गीत है, उसमें परम पूज्य गुरु जी को किसी ने पूछा था, आपका घर कहाँ है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया था, रेलगाड़ी ही मेरा घर है। उस गीत को उद्धत करके कहते हैं, गाड़ी ही मेरा घर ही कहकर जिसने जीवन भर तपस्या की है। ऐसा परम पूज्य गुरु जी जैसा अगर परम पूज्य मान्यवर योगेंद्र जी का जीवन को देखेंगे तो हमें लगता है लगभग 77 ईयर्स 45 में प्रचारक बने और अब तक उनका प्रवास, निरंतर प्रवास कभी रुके नहीं। अंत तक जब गोरखपुर में उनको स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब तक मैंने सुना गोरखपुर से गुवाहाटी जाने वाले थे। अंत तक प्रवास करते करते ही बहुत दूर प्रवास में चले गए हैं। अभी उनका जीवन की रीति है। परम पूज्य गुरु जी को जैसा कहा है, संचार तपस्वी, ऐसा एक संचार तपस्वी हमारा परम आदरणीय
योगेंद्र जी, ये संचार तपस्वी, संपर्क तपस्वी, उनका संपर्क का शैली हम सब जानते हैं। कहीं जाना, बुजुर्ग लोग से लेकर युवा बच्चों के साथ, कलाकारों के साथ, हजारों हजारों ऐसा लोगों के साथ निरंतर संपर्क रखना, जाना, मिलना, पत्र लिखना। आज तो खत लिखना ही खत्म हो गया है, फिर भी योगेंद्र जी जब तक वो लिख सकते थे तब तक पत्र लिखते रहे। ऐसा निरंतर संपर्क और याद रखना, सबसे बातचीत करना, ऐसा एक निरंतर संपर्क। और उन्होंने ज़्यादा लेख पुस्तक वगैरह नहीं लिखा है। अगर उनका पत्रों को अगर संकलित करके प्रकाशित करेंगे वही कई वॉल्यूम्स हो जाएगा, उतना पत्र उन्होंने लिखे हैं। ऐसा जीवन भर कार्य के बारे में सोचा था। मैं जब संस्कार भारती में आया था 98 में, तब से नजदीक से उनका संपर्क, सहवास, मार्गदर्शन मिलते रहा। दक्षिण भारत में आते थे, दक्षिण भारत में उनके साथ खूब प्रवास किया मैंने, छोटे छोटे स्थान पर भी गए। दक्षिण भारत का एक विशेष है, हर एक राज्य का भाषा अलग है, उसको समझना और सीखना बहुत कठिन है। केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र तेलंगाना में तेलुगु। लेकिन पता नहीं, योगेंद्र जी हिंदी में ही बोलते थे लेकिन भाषा समझते थे। कभी कभी मेरा मन में प्रश्न आता था, उनके साथ जब रहता था तो कैसा समझते हैं योगेंद्र जी, और योगेंद्र जी को कार्यकर्ता कैसे समझते हैं। शायद उनका इस सभी जीवन के रीति था, वो प्रेम पूर्ण व्यवहार सबके साथ। इस प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण आपस में संवाद के जो बाहर की भाषा है उससे अधिक हृदय का संवाद होता था, समझते थे। सो ये मेरा अनुभव में आया था। उनका तरीका भी वैसा ही था। उनके 90 आयु के समय कर्नाटक में आए थे। बदामी में एक कार्यक्रम था। बदामी के छोटे छोटे पहाड़ के ऊपर मंदिर, गुहा वगैरह है उधर, वहाँ का विशेष है। वहाँ के एक प्रोफेसर, वो 70 लगभग आयु के थे। उन्हें कृष्णमूर्ति में मुझे चढ़ना बहुत मुश्किल है, आयु ज़्यादा है। कि मैंने कहा उनको, योगेंद्र जी का आयु 90 है, वो साथ में वहां तक आ गए। जब योगेंद्र जी आसन से चढ़ रहे थे, देखकर स्तंभित हो गए, मैं नहीं कर सकता। और साथ में 20-25 लोग थे, सबके साथ मंदिर देखे, गुहा के अंदर गए, घूम रहे थे शाम तक। ये चैतन्य, ये एनर्जी कहां से है उनको? ऐसा बहुत बार केरल में एक हमारा अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी बैठक, पहले कहा था उन्होंने, इस बैठक के बाद एक केरल और तमिलनाडु का दर्शन कराएंगे। 2 बस बना के 2 दिन का प्रवास किया। तमिलनाडु में बहुत भव्य मंदिर है, पत्थरों का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर ही किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उतना बड़ा मंदिर है, भव्य मूर्तियां है। जब जाते रहे, हमारे कुछ युवा लोग थक गए, लेकिन योगेंद्र जी सभी मंदिर के अंदर के, शायद वासव कामत जी भी थे उसमें, मुझे याद नहीं है, बांकेलाल जी थे। तो देखते रहे, पूरा मंदिर देखा उन्होंने सबके साथ बिना थकान। ऐसा उनका एक चैतन्यपूर्ण एक जीवन था, कभी थकते नहीं थे सबके साथ। ऐसा जीवन दक्षिण में
इसके कारण वहां के बड़े बड़े लोगों का, जैसे पहले से 84 में पहले बार दक्षिण में हैदराबाद में अखिल भारतीय साधारण सभा बैठक संपन्न हुई, मैं उसमें नहीं था। उस समय संस्कार भारती का ध्येय गीत पहला प्रस्तुतिकरण हैदराबाद में हुआ था। उसको लिखने वाला कवि थे, बाद में हमारा अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने डॉक्टर घनश्याम प्रसाद, संस्कृत के प्रोफेसर थे, अवधानी थे, उन्होंने लिखा था। दूसरे हमारा अखिल भारतीय मंत्री अल्लाउद्दीन ने उसको स्वर कंपोज किया और पहला उस बैठक पे कहा है। अभी आजकल पूरे देश में अत्यंत जनप्रिय ध्येय गीत है संस्कृत में, साधयति संस्कार भारती। वो घनश्याम प्रसाद जी से लिखवाया माननीय योगेंद्र जी ने, उनके घर जाके बताया, संस्कार भारती का ध्येय कार्य सब कुछ बताया। वो आशु कविता उन्होंने लिखा गीत, उसमें संस्कार भारती की एक पूर्ण कल्पना। ऐसे लोगों को पकड़ते थे उन्होंने। जैसा केरल में गया, वहां एक महाकवि आए संपर्क में, वो वेद, मलयालम, संस्कृतम, साहित्य सब में विद्वांस थे, बाद में पद्म भूषण भी मिला उनको। उन्होंने बाद में संस्कार भारती के उपाध्यक्ष बना। अभी भी 3-4 साल पहले उनका देहांत हो गया। एक श्रेष्ठ कवि थे, पूरे केरल में उनको महाकवि ही बुलाते थे, महाकवि अच्युतम अच्युतम नंबूदरी। उनको संस्कार भारती में लाया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और एक महाकवि था, अभी भी है, कवि कुरुपंजी। ऐसे बहुत सारे लोगों को संस्कार भारती में लाया उन्होंने। स्वयं डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम उस समय बाबा योगेंद्र जी का 75वीं साल का अमृत महोत्सव बना रहे थे, चेन्नई में उत्सव का योजना की। तब वहां कार्यकर्ताओं ने सोचा था पद्मा जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाना। वो स्वीकृति दी और बहुत सक्रिय रूप से काम किया। उसके बाद पद्मा जी के साथ निरंतर संपर्क का उनका, जब जाते थे पद्मा जी के घर जाना, मिलना, बातचीत करना। जैसे पद्मा सुब्रमण्यम जैसा लोगों से आंध्र में बंडारू सदाशिवराव बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, साहित्यकार, लोक कला के। इन सब लोगों के साथ निकटतम संपर्क और निरंतर संपर्क और बिना कहते हुए, बिना बोलते हुए उनको संस्कार भारती के काम में लाना। तो दक्षिण में भी कई लोग इनमें से हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी नहीं बोल सकते थे, लेकिन योगेंद्र जी के व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर के संस्कार भारती काम में निरंतर लगे रहते थे। ये मैंने देखा, मुझे भी लगा ये कैसा व्यक्तित्व है। शायद एक ही यहाँ लिखा है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूंगा। योगेंद्र जी का जीवन संपूर्ण यही था, इस मन समर्पित, तन समर्पित। इसके कारण जहां पर भी जाते थे, पूरा देश में कई प्रांतों में भी उनके साथ प्रवास किया हूं। प्रचारक के रूप में मुझे बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि उनका जीवन के लिए मेरा अत्यंत हृदयपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। बाबा योगेंद्र, हम सबको पता है, बहुत अच्छे चित्रकार थे, परंतु संगठन की आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने अपने उस चित्रकार की छवि को संगठन के स्वरूप में सहज विलीन कर दिया। एक चित्रकार को एक दूसरे श्रेष्ठ चित्रकार के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाए, इस नाते से भी मैं अनुरोध करूंगा संस्कार भारती के अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव कामत जी आए।
प्रणाम। बाबा योगेंद्र जी का जब भी फोन आता था तो पहला वाक्य यही रहता था कि नमस्कार, मैं योगेंद्र बोल रहा हूं, चलो कुछ आनंद की बात बताते हैं। आखिर तक जब जब भी फोन किया है या कभी मिले हैं तो उनके वाणी से हमेशा आनंद की ही वार्ता मिली। वो आनंद की वार्ता क्या होती थी? निरंतर प्रवास में जहां भी गए, जिस कलाकार से मिले उस कलाकार के बारे में बताते, उनकी कला के बारे में बताते थे। किसी कार्यक्रम में अच्छी कलाकृति देखी तो उसके बारे में बताते थे। और जहां भी प्रवास होता था तो उस प्रवास में जिस कारण प्रवास है, जिस कार्यक्रम के लिए है, वहां तो उनकी उपस्थिति रहती ही थी, लेकिन उस स्थान के किसी प्रस्थापित या नवोदित कलाकार को मिले बिना प्रवास हुआ है, ऐसा उनके जीवन में कभी हुआ ही नहीं। मुझे याद है शायद 1992 में मुंबई में संस्कार भारती का चित्रकला वर्ग शुरू हुआ था। उस चित्रकला वर्ग में आए, वर्ग में जितने भी चित्रकार रेखांकन कर रहे थे, पोर्ट्रेट कर रहे थे, वो सब एक एक के पास जाकर देखते थे, उसका नाम पूछते थे। और वर्ग के पश्चात उन्होंने कहा कि चलो आपके यहां के जॉन फर्नांडिस जो चित्रकार है उसे मिलने जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि पूर्व कल्पना के बिना उन्होंने कैसे याद रखा जॉन फर्नांडिस को। फिर हमने जॉन सर को फोन किया कि संस्कार भारती के कोई चित्रकार और हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनको लेकर हम आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। वहां जाने के पश्चात उनके स्टूडियो में उनके सभी चित्र देखे, सर से भी पहचान कर ली। जॉन सर की पत्नी थी, उनसे भी वार्ता की। और साहजिक रूप से हम जो कलाकार थे, जॉन सर को परिचय था, तो जॉन सर ने बाबा जी से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो आपको मालूम है बाबा जी ऐसे ऐसे करते थे। बोले और हम कलाकार को ढूंढते हैं और शाबाशी देते हैं, और क्या। तो मैं स्वयं परिचय करने के लिए खड़ा रहा और आप ऐसे बोलते ही बाबा ने मुझे रोका, योगेंद्र नाम मेरा। हाँ, लेकिन आपका पेशा क्या है? फिर उन्होंने यही उत्तर दिया, कलाकार को ढूंढते हैं और शाबाशी देते हैं। ऐसे 3 बार जॉन सर ने पूछा और बाद में जॉन सर ने पूछा ही नहीं कुछ।
और मैं स्वयं कहता हूं कि तब तक मुझे भी पता नहीं था, बहुत साल के पश्चात मालूम हुआ कि बाबा स्वयं चित्रकार थे, उनमें चित्रकार विद्यमान था। जब कोई चित्र बनाता है तो आगे चलकर उसकी मनीषा यही रहती कि मैं एक बड़ा चित्रकार बनूं, स्वयं उदाहरण है। लेकिन मैं नहीं, तू ही, इस प्रकार का भाव रखकर कलाकार की ओर देखने वाले महर्षि हमने देखे, हम भाग्यवान हैं। जब मैसूर में संगीत का बड़ा महोत्सव हो रहा था, मैं नहीं जा सका, लेकिन वहां आने के लिए बाबा का फोन आया था, आनंद की वार्ता है, बहुत बड़ा संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ पाता हूं, लेकिन हमारे एक सर, सोलापुरकर सर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया जे स्कूल ऑफ आर्ट में, वो मैसूर में ही है। इतना ही मैंने बताया था। लेकिन उसी दरम्यान वो खुद सोलापुरकर सर को मिलकर आए और फिर मुझे आनंद की वार्ता दी कि हम आपके सर को मिलकर आए। फिर एक प्रबंधकारिणी की बैठक कुछ साल बाद थी, तो वहां जाने के बाद बैठक के पश्चात बाबा ने कहा कि चलो आपके सर को मिलकर आते हैं, सोलापुरकर सर को। और बाबा, मैं और कुछ कार्यकर्ता, कला साधक सोलापुरकर सर को मिलने गए। बहुत खुश हुए सर। सोलापुरकर सर के चेहरे पर एक संतोष देखा। कुछ 40 साल पश्चात मेरे विद्यार्थी को बाबा ने लाकर मिलाया है। तो इस प्रकार कलाकार को ढूंढना, कलाकार को संपर्कित करना, उस कलाकार की, कला साधक की कला की सराहना करना, यह जीवन का उनका व्रत था। संस्कार भारती के हर कार्यक्रम में जब भी मंच पर उनका आखिरी वक्तव्य होता था, उसमें बार बार एक ही बात वो कहते थे कि कलाकार को ढूंढो, कलाकार को जोड़ो। देश के कोने कोने में कलाकार है, जनजाति में कलाकार है, शहर में कलाकार है। उनसे जो इस प्रकार का जीवन व्रत उनका रहा। बाबा ने जितने कलाकार जोड़े हैं, वैसे ही उन कला साधकों के परिवार को भी जोड़ा है। जहां भी गए तो उसका नाम पूछते थे। घर में कोई भी हो, किसी वाहन से जा रहे हैं तो उसके चालक को भी नाम पूछते थे, अपना भी नाम बताते थे। ये अपना परिचय देना और उनका परिचय कर लेना उनका जीवन का व्रत होता था। और कोई भी कला साधक, संस्कार भारती का कार्यकर्ता, मेरी चित्रकला की प्रदर्शनी है, मेरे संगीत का कार्यक्रम है, या परिवार के जन कहते हैं कि फलाने फलाने दिन हमारे यहाँ कुछ मंगल कार्य है, शादी का होगा, मौंजी बंधन का होगा, बाबा किसी को ना नहीं कहते थे, समय मिलने पर वहां जाकर आते ही थे। किसी ने बुलाया और बाबा नहीं गए, ऐसे कभी हुआ नहीं। लगता है वैसे ही बुलावा आ गया
और बाबा चले गए। मेरी हृदय से भावांजलि। पुष्पांजलि के लिए सादर आमंत्रण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्री अरुण कुमार जी और संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय सुरेश सोनी जी, कृपया पुष्पांजलि के लिए आए। बाबा योगेंद्र जी का जाना हम सबको व्यथित कर गया है। सबके मन में यह इच्छा रही होगी कि बाबा शतायु हों तो हम एक अच्छा सा उत्सव बाबा के निमित्त हम मनाएं, ऐसा हम सब सोच रहे होंगे, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कभी आचार्य देवेंद्र देव, उनके कुछ पंक्तियां मैं बाबा को जो उन्होंने समर्पित की वो दोहरा रहा हूं। कला संस्कृति के महंत तुम, पूत प्रेरणा लक्ष्य जनों की, साक्षात प्रतिमा थे अपनापन बरसाते मृदुल घनों की। घूम घूम तुम रहे बांटते, मलयानिल की भांति देश में रुचिर गंध संस्कार भारती की कलियों की सुमनों की। विधि के इस विधान के बारे में कैसा क्या सुनना कहना, हम सब ही को नियति नदी की इस ही धारा में है बहना। प्राप्त कर चुके परम पिता के पावन चरणों की तुम सन्निधि, इस सन्निधि की कृपा पूज्यवर हम सब पर बरसाते रहना। सादर आमंत्रण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंचालक मान्यवर मोहन भागवत जी, कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। सभी को नमस्कार। योगेंद्र जी के बारे में, उनके साथ बहुत निकटवर्ती रहकर जिन्होंने उनको अनुभव किया है, उनकी बातें आपने सुनी। इतना निकट संबंध मेरा नहीं था, लेकिन दूर का भी नहीं था। 1981 के पहले 1980 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में मैं वॉश बेसिन पर मुंह धो रहा था और वहां लटक रहा था नैपकिन, उसको लेके मैं पीछे मुड़ा तो किसी ने फोटो खींचा। तो मैंने उस सज्जन को कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, फोटो कैसे निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा सरकार जी की अनुमति से कर रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सरकारों की अनुमति से मेरा फोटो निकलने का तो कोई कारण ही नहीं था। बाद में पता चला कि ये योगेंद्र जी है और चित्रकला और फोटोग्राफी इसमें बहुत ही प्रवीण है और बहुत सारे अधिकारियों के चित्र उनके यहाँ पर आगरा में उनके कार्यालय में संग्रहित है। फिर एक रात्रि के कार्यक्रम में ऐसा ही कुछ विषय था, संघ की जानकारी, इतिहास, ऐसा कुछ, तो उनकी सारी फोटो संपदा का बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हुआ।
लेकिन ना उन 3-4 दिनों में जितने दिन वो थे, तो परिचय हुआ ही, होना ही था। मैं नहीं करता तो भी होता ही, क्योंकि उनका ये स्वभाव ही था। और मैं नागपुर का प्रचारक था, तो उस दिन से मेरे सरकारवा बनने तक वो इतने बार मिले, तो मुझे वो भागवत राव कहते थे। उनको वो मोहन राव भागवत वगैरह समझ में नहीं आता था शायद, भागवत राव कहते थे। नमस्कार भागवत राव, प्रसन्न मुद्रा। और कोई सर पे कोई चिंता का भार है नहीं, यानी ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई जिम्मेवारी लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता, क्योंकि उसके सर पे चिंता का भार रहता है। इतने बड़े संगठन में इसको बड़ा करना है, तो जो, और इतने पुराने प्रचारक है, वरिष्ठ है, और हम यद्यपि प्रांत प्रचारक उस समय कहते थे नागपुर के प्रचारक को, आयु से तो मैं बहुत छोटा था उनसे, लेकिन ये कुछ भी नहीं, कोई बैगेज नहीं, और ऐसे ही एकदम सादगीपूर्ण व्यवहार से वो कर रहे हैं। बाद में फिर संस्कार भारती वगैरह चली, आते जाते रहे, मिलते रहे। फिर डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी के समय एक बड़ी प्रदर्शनी संघ की लगाना, पहली बार मेरी जानकारी में संघ के बारे में प्रदर्शनी लगी। तो सर्कस जैसा एक बड़ा तंबू वहां पर लगाया गया, और उस प्रदर्शनी का सारा संयोजन, साजा सज्जा, सब कुछ बाबा की अध्यक्षता में उनके ही बताए अनुसार, और बहुत कुछ उनके हाथ से बनाया हुआ, ऐसा ही हुआ। लगभग 3 लाख लोग वो प्रदर्शनी देख के गए, और बहुत ही सुंदर, बहुत सुनियोजित ऐसी वो प्रदर्शनी। तब हमारे ध्यान में आया कि यानी बाबा की निपुणता इस दिशा में कितनी है। कुछ चित्र वहां आवश्यक थे, वो कहीं नहीं थे, तो उन्होंने अपने हाथ से वो चित्र बहुत अल्पावधि में तैयार करके वहां लगा दिए। तो ध्यान में आया। फिर ये भी पता चला कि नाना जी के तालीम में तैयार हो गए। नाना जी बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो ये जो 4 शब्द कहे, उसमें ये मर्मज्ञ वाली बात बहुत बाद में ध्यान आती थी। पहले तो ये ध्यान में आता था कि ये जीवन ऐसा है कि इसमें स्नेह ही स्नेह है, इसमें आनंद ही आनंद है, चिंता की कोई बात नहीं, और इसलिए ऊर्जा न होने का सवाल ही नहीं रहता। यानी कितना भी निष्क्रिय व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के साथ उसको उठकर दौड़ना पड़ता ही है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को कुंठित कर देने वाली जो विकार रहते हैं, क्रोध रहता है, निराशा रहती है, गुस्सा रहता है, संघ के वातावरण में, संस्कार भारती के वातावरण में नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर मत्सर वगैरह वगैरह भी बातें रहती है। इसके कारण गति कुंठित होती है, वो बातें ही नहीं है वहां पे। जब उनको सोचता हूं उनके बारे में, तो मुझे एक गीत याद आता, मराठी है, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, जिणे गंगो घासे पाणी। देखिए, पुण्य की गिनती नहीं है, पाप का शूल काट रहा है दिल को, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाप ही नहीं है। जैसे गंगा बहती है वैसे जीवन निर्मल है। कला जगत की तो हानि हुई है, लेकिन हम लोग ऐसा विचार करते हैं, संघ के लोग, कि प्रचारक जीवन कैसा होना चाहिए, उसका जो हम वर्णन करते हैं, उस वर्णन को चरितार्थ करने वाले हमारे एक बुजुर्ग अब दिखेंगे नहीं। वो होंगे नहीं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो होते ही है। परंतु कैसा होना चाहिए वैसा वो थे।
एक नए प्रचारक को उन्होंने सहज गपशप में, वो निकल रहा है, अभी निकला नहीं है, निकलने का पक्का किया है उसने, तब उनकी बात हो रही थी, मैं कहीं पर आसपास में था इसलिए मेरे कान पे आया, कैसा रहना चाहिए वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो अब तुम प्रचारक निकल गए हो ना, तो पक्का रहना, चाहे धरती दुभंग हो जाए, बिजली कड़क जाए, साथ वाले छोड़ जाए, तुम्हारे साथ निकले लौट जाए, जो तुम्हारी अपेक्षा नहीं ऐसा तुमको देखना पड़े, तुम शाखा चलाने के लिए निकलो, तुमको झाड़ू लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और ये अक्षरशः उन्होंने चरितार्थ किया, उनको कोई काम कम ज्यादा लगता नहीं था। कृष्ण गोपाल जी ने परसों ही मुझे बताया, हॉस्टल में वहां रहते थे पास में, राजा के मंडी के पास, और माधव भवन में कार्यालय बना था वहां, वो रात को चले आए ऐसे ही, तो सफाई कर रहे थे योगेंद्र जी, हाथ में कपड़ा, बाल्टी, झाड़ू सब लेकर, रात को। वो देख के फिर और 5-6 संयोजकों को बुलाकर इन्होंने वो काम संभाल लिया। ऐसे ही दूसरे किसी ने बताया कि पहुंचे, कार्यालय कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, ज्वाला टॉकीज सामने दिख तो रहा है। वहां एक व्यक्ति काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, उसको पूछा कि ये कार्यालय कहाँ है, तो उन्होंने कहा हाँ, आप सही जगह पर आए हो, नमस्कार, मैं योगेंद्र, और शुरू हुआ आगे का। तो योगेंद्र जी को वो नाम से जानते थे, संस्कार भारती के संस्थापक योगेंद्र जी माधव भवन में और झाड़ू बाल्टी लेकर फर्श पहुंच रहे, ये देखने को मिलेगा ऐसी उनकी कल्पना नहीं। दूसरे करने वाले नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा काम है सामने तो किसी को बोला कि भाई ये करो वो करो, ऐसा सामान्यतः करते हैं, वैसा उनका नहीं था। जो होना चाहिए स्वयं ने करना, मेरा करना देखकर 10 लोग अपने आप काम को लग जाएंगे, उनको पता था। ऐसा उनका एकदम विनम्र, सरल, आर पार, पारदर्शी, अत्यंत स्नेहमय और उत्साह आनंदमय व्यक्तित्व था। प्रचारक ने जैसा होना चाहिए, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव का, यश अपयश का उनके जीवन पर कभी भी परिणाम नहीं हुआ। नागपुर में आते थे, कुछ अपेक्षा करते थे, कभी पूरी होती थी उनकी, कभी नहीं होती थी, लेकिन नहीं हुई तो कभी वो गुस्सा हो गए, निराश हो गए या गंभीर हो गए, 2 मिनट मौन रहे, ऐसा भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पर एक आनंद और करते हैं, ऐसा करके कुछ दूसरा निकालते थे। और इसलिए हमको बड़ी उम्मीद थी कि ये 100 तो वो पूरे कर लेंगे, परंतु नहीं, नियति की इच्छा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो पार्थिव से तो वो चले गए, लेकिन उनके जीवन से चरितार्थ जो आदर्श है वो तो अपने सामने है, और उसकी परंपरा चलेगी तो वो है ही, वो तो कहीं गए नहीं, उन्होंने जो करके रखा है वो तो है ही। उसको बढ़ाने से उनका अस्तित्व सदैव रहेगा, उनको अमर करने वाले हम लोग हैं। एक उनकी अपनी कृति ऐसी है कि अपने पुण्य से ही वो अमर होगी, परंतु हमको जो चाहिए वो हमको तब मिलेगा जब इन सब बातों का हम एक अनुशीलन करेंगे, थोड़ा इधर उधर से संग्रह करके सारी बातें एक जगह जुटानी चाहिए, लिखना चाहिए। इस पूरे संगठन को खड़ा करने में उनकी मर्बंधता वो तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जिस क्रम से वो गुण बताए हैं उस क्रम से उस बात का महत्व है। युक्त कर्मज्ञ भी वो थे। जो ट्रिक की बात आई तो कहां कैसे काम करा लेना, क्या करने से काम ठीक होगा, क्या करने से नहीं होगा, बिगड़ेगा, वो जानते थे। इसलिए युक्त कर्मज्ञ भी थे,
और गुणज्ञ तो थे ही। यानी परमाणु जैसा भी गुण है तो भी उसको बड़ा करके देखने का संतों का स्वभाव होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा छोटा सा भी गुण दिखे तो वो व्यक्ति कोई भी हो, बालक हो या प्रौढ़ हो, उसके पीछे लगकर वो उसमें आगे बढ़े, क्या क्या उसके पास है वो पूरा पता चले, इसका पूरा परिश्रम करते। गुणों की कदर थी और सबसे महत्व की बात है ने सुयोजक थे। सब प्रकार के लोगों को यथास्थान रखकर सबको साथ चलाना, सबको आगे बढ़ाना, ये लोक संग्रह की कला है। और लोक संग्रह की कला का आचरण वही कर सकता है जिसमें अहंकार नहीं है, वयंकार है। संपूर्ण जीवन योगेंद्र जी का 3 पैरामीटर्स में चला, ऐसा हम कह सकते हैं। वो एक ध्येय के लिए चला, वो सबके प्रति आत्मीयता लेकर चला और उस आत्मीयता और उस ध्येय ने उनके जीवन की जो दिशा तय की, उसके अनुशासन में सदैव चला। प्रचारक है, निरंतर उसको संचारी होना ही चाहिए। जब तक शरीर जवाब नहीं देता तब तक उसको संचारी होना ही चाहिए, ऐसा कहते ही हम तो करते थे। अपने कार्य के उद्घाटन में कहा था कि मेरे बारे में आजकल लोग बहुत शिकायत करते कि मैं प्रवास करता हूं, वो सही है, क्योंकि शरीर में शक्ति थी तो प्रवास करते थे। और प्रवास करते थे यानी किसी घर में कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद उसका सक्रिय रहना कभी कभी कठिनाई बन जाती है, ऐसा उनका नहीं हुआ। उनके इस संचार से सब प्रकार से कार्यकर्ताओं को बल मिलता था, कार्य को बल मिलता था। इसका भान रखकर यह संचार जारी रखना, ये उन्होंने किया। ऐसा एक उत्तम अनुकरणीय जीवन हमारे पास है। और किसी ने कहा कि उनकी इच्छा रही होगी आगे चलने की, तो अभी पता चला कि कुछ लिखने का प्रयास करते थे तो एक बार 100 जैसा कुछ वो लिख रहे थे। तो उनको जीवन का मोह तो नहीं था, लेकिन उनको और जीने की इच्छा जरूर रही होगी, क्योंकि कार्य को पूरा करना है। अपने जीवन के लिए नहीं, कार्य के लिए अगर शक्ति मिली तो मैं और कर सकता हूं। आत्मविश्वास भी उनमें था और इसलिए उनको ये जीने की इच्छा रही होगी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कार्य अधूरा छोड़कर जिनको जाना पड़ता है, वो अगर इस प्रकृति के व्यक्ति है, जिनको पुण्य की गिनती नहीं, पाप होते ही नहीं, इसलिए उसकी कोई चुभन नहीं है, गंगा जैसा निर्मल जिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो फिर अपने स्थूल देह को त्याग कर अपने सूक्ष्म देह के द्वारा जो काम करने वाले हैं उनकी शक्ति बढ़ाकर उनके द्वारा काम करते हैं। तो ये जरूर होगा, उनकी इच्छा थी। संस्कार भारती ने अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया है, ये देखने की इच्छा हर स्वयंसेवक की रहती है। जो भी काम उसको मिला है वो काम संपूर्ण सफल हो, इसी देह में इन्हीं आंखों से देखना, ये संघ के प्रवृत्ति के मूल में डॉक्टर साहब ने डाल दिया। तो सब संघ के कार्यकर्ताओं को ये एक इच्छा रहती है, उनको भी थी। उसके लिए वो इस प्रकार काम करेंगे ऐसा लगता है। इस प्रकार काम करेंगे तो हम तैयार हैं कि नहीं, यही सवाल बचता है। वो अपनी शक्ति वितरित करने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार बने। हमारा रिसीवर शुरू रहे, उसका बटन ऑन रहे, वो ऑफ नहीं होना चाहिए। उनके ही जीवन से
पथ प्रदर्शन, उनके ही जीवन से प्रेरणा पाकर ये सारी बातें हम कर सकते हैं। हमको करनी है, क्योंकि जैसा उनका जीवन था उसके लिए उचित श्रद्धांजलि यही है, दूसरी नहीं है। भारत के कलाकारों के भारतीय प्रकृति का पुनरुज्जीवन करते हुए कला क्षेत्र में फिर से सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना। कहीं कहीं कला में सत्य मिलता है लेकिन शिवता और सुंदरता नहीं है, कहीं कहीं सुंदरता है लेकिन शिवता और सत्य नहीं है, कहीं कहीं शिवता है लेकिन सुंदरता नहीं। कला संस्कार देती है, इन तीनों के सहयोग से देती है। और इसलिए उस सत्यम शिवम सुंदरम को कला क्षेत्र में पूर्णतः प्रभावी बनाना, स्थापित करना, ये एक ध्येय लेकर संस्कार भारती का और सारा उद्योग उन्होंने खड़ा किया, अनेक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर। तो उन कार्यकर्ताओं की जो है, उनकी भी इच्छा है, जो गए वो यही इच्छा अपनी अधूरी रखकर गए। उसको पूरा करने के लिए उन्हीं कार्यकर्ताओं के जीवन से हम अपने जीवन को और प्रभावी और सक्रिय और आशादायक बनाएं, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज तो हम शब्दों के द्वारा भावांजलि अर्पण कर रहे, हमको कृति के द्वारा ये श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। उसका संकल्प हम सब ले, ऐसा एक अनुरोध करता हुआ और योगेंद्र जी की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि और संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। जैसा कि पूर्व सूचित किया था, बाहर शब्दांजलि के लिए और भावांजलि के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। हम में से यदि कोई बंधु भगिनी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हो तो वहां कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बाहर चाय पान की व्यवस्था है, कृपया ग्रहण करके जाएं। शांति मंत्र के साथ अपने इस कार्यक्रम की, श्रद्धांजलि कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे अवनीश त्यागी जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।